हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड हम कर रहे हैं CUET फिजिक्स की प्रिपरेशन। आज है प्रैक्टिस डे 2। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस डे 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे MCQs की फॉर्म में, है ना, क्योंकि आपका CUET जो फिजिक्स का एग्जाम आएगा वो कंप्लीट MCQ बेस्ड आएगा, तो इट्स बेटर कि हम MCQ से ही पढ़ाई करें, MCQ से ही कॉन्सेप्ट को समझे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। ऑलराइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए थे। आज की क्लास में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके CUET एग्जाम में दिखेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा का सारा कंटेंट। बट यस, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है साथ साथ, एंड फॉर्मूला शीट में फॉर्मूलाज तो जरूर लिखने हैं। बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज शेयर कर दो चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power minus 9 coulomb is 50 volt. The distance of P from the point charge is. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, उसको हम V से डिनोट करते हैं। आपको जितनी इंफॉर्मेशन MCQ सॉल्व करने के लिए चाहिए मैं उतनी दे रही हूँ, राइट? तो इसको बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कितना वर्क डन किया इंफिनिटी से एक चार्ज को एक पॉइंट पे प्लेस करने के लिए, ठीक है? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वोल्ट्स, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात कर रही है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ऐसे ही सॉल्व होगा। सो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इज इक्वल टू KQ/R। मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, ये अगर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q एंड यहाँ किसी पॉइंट P पे हमें R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? KQ/R। K क्या होता था? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 to the power 9, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? चार्ज की वैल्यू गिवन है Q कितना दिया है आपको? 5 into 10 to the power minus 9 कूलम, ठीक है? एंड V वोल्टेज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दी है, सो V इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस मतलब आपसे R पूछा है क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला यूज करना है और R की वैल्यू आ जाएगी हमारी। सो V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है? यहाँ पे देखो, पुट करो V 50 इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करो 9 into 10 to the power 9, K की वैल्यू पुट करो Q की, सॉरी, 5 into 10 to the power minus 9 अपॉन R। वी हैव टू कैलकुलेट, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये 10 की पावर 9 से 10 की पावर माइनस 9 कैंसिल हो गया, तो 9 अब क्या होगा? R इधर जाएगा, 10 नीचे आएगा, सो R विल बी 9/10। बट ये आंसर मीटर में आएगा एंड सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9/10 इंटू 100 करके, 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर, ठीक है? सो 90 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट्स क्लियर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नहीं पता तो आप अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लो एंड उसको बहुत ज्यादा बार रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस R वैरीज एज। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने उसमें डाइपोल पढ़ा था, ठीक है? डाइपोल बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव, बट दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है ना? एंड वो सेपरेटेड होते हैं कुछ 2a डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। अब इस डाइपोल की वजह से दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फॉर्मूलाज याद करो एंड उसको लिखो जहां पे भी आप लिख रहे हो अभी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हमें क्या करना है? हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो पोटेंशियल भी हम दो पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और एक डेरिवेशन होती है जो जनरल पॉइंट के लिए होती है। मतलब कोई भी एक पॉइंट है उसमें थीटा आ जाता है, तो थीटा की वैल्यू पुट करके हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वो जनरल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? वेयर K की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9,
P होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, प्लीज नोट दिस फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है 2aq, है ना। अगर ये हमारा डाइपोल है बेटा, एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज है -q, दोनों का डिस्टेंस है 2a, एंड r क्या है, r है वो पॉइंट, मतलब वो डिस्टेंस जिसपे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे वैरी करता है r के साथ, तो देख रहे हो आप कैसे वैरी कर रहा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 1/r²। बट अगर यहीं पे आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल, वेरी गुड, शाबाश, क्या है, व्हाट इज दिस स्क्रीन, ओके। नेक्स्ट आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए पूछे, तो थीटा को जब आप 0 एंड 180 डिग्री रखोगे तो आपका एक्सियल का केस आता है, ठीक है, एंड जब थीटा को 90 डिग्री रखोगे तो आपका इक्वेटोरियल का केस आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर्मूला में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, a point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis, the electric potential is proportional to, ये डाइपोल है Q -Q, ये पॉइंट है O सेंटर, एक x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये तो एक्सियल का केस बन गया। एंड एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू K P/r² या फिर x² लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हमें x दिया है, सो KP/x²। सो यहाँ पे भी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, x² के, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इक्वेटोरियल के लिए 0 आंसर होता है हमारा, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली रेस्ट पे था, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स so that it acquires a velocity of 8.4 into 10 to the power 6 meter per second. The value of E by M of an electron, ये रेशियो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस में, सो E by M का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं ना आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को रिलेट करता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को रिलेट करता है, वो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। आपने ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है बताओ मुझे, डुअल नेचर में पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल टू ईवी, यहाँ पे ई इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है। सो आपको E by M का रेशियो निकालना है, तो M को नीचे ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे इस V को स्मॉल v से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी वाले को ऐसे, और ये E V पोटेंशियल वाला कैपिटल V है, तो M को नीचे लेके जाओ। सो V²/2 कैपिटल V इज इक्वल टू E by M। आपको ये रेशियो फाइंड करना है ना, तो V की वैल्यू पुट करो वेलोसिटी की, सो 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर अपॉन 2, वोल्टेज कितनी दी है बेटा आपको, 200। ये आ गया E by M। सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a distance r from its center is v, then the potential at a point at the same distance on its equatorial line will be। आपको एक डाइपोल दिया है ना, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने डाइपोल देखा है q और यहाँ -q, तो सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी दी है, v, ठीक है। तो हमसे सेम डिस्टेंस r पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू पूछी है P डैश, तो हमेशा याद रखना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0। सो V की वैल्यू क्या होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन को करने की ना इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक है थोड़ा लेंदी मेथड, जो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता, आपको ट्रिक नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, तो आप यूज करोगे, राइट। एक है दूसरा मेथड जो बिल्कुल मतलब 30 सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चों को जनरली मुश्किल होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इसकी ट्रिक बताऊंगी, पर पहले मैं आपको मतलब लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना सिखाती हूँ कि अगर आप ट्रिक भूल भी गए, फॉर्मूला भूल भी गए, तो ऐसा ना हो कि आप पेपर में अटक जाओ। आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, है ना। बाद में इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी है, अभी पहले वो वाला एक्सप्लेन करके फिर ट्रिक एक्सप्लेन करूंगी, आप दोनों ही समझना।
इन केस फॉर्मूला भूल गए, उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया आपने, तो आपको एग्जैक्ट मेथड तो आपको याद हो, राइट। सो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। 64 identical drops, each charged up to a potential of 10 millivolt, are combined to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन की, देखो एक स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है, उसका पोटेंशियल, स्मॉल का पोटेंशियल कितना है 10 मिलीवोल्ट। ऐसे 64, मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है 64, ऐसे 64 ड्रॉप्स को कंबाइन कर दो तो एक बड़ा ड्रॉप बन के आएगा, ठीक है, वी बिग। उसका पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। तो बस इतनी ही दो इंफॉर्मेशन ही गिवन होगी आपसे, और आपसे थर्ड की वैल्यू पूछेगा, राइट। तो आपको लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, पहले दोनों के रेडियस को कंपेयर करेंगे। मान लो ये छोटे वाले का रेडियस है स्मॉल आर, एंड जो बड़े वाला स्फेयर है इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर, ठीक है। तो अब वॉल्यूम जो होगी, एक की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो वो बड़े वाले की वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, यही लिखेंगे। तो दोनों के रेडियस के बीच में एक रिलेशन आएगा। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। 4/3 से ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब कितना आ गया 64 स्मॉल आर क्यूब। हमेशा आपको ये वाला टर्म ऐसा ही देगा जिसका क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं देगा कि पॉइंट्स में आंसर आए। सो ये किसका क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा। सो आर विल बी 4 स्मॉल आर, ठीक है। 4 का क्यूब होता है हमारा 64। अब आपको एक और चीज करनी है। सबसे पहले तो लॉन्ग मेथड से आपको यही करना है कि रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। उसके बाद आपको चार्ज के बीच में, अब देखो जो टोटल चार्ज होगा पूरे बिग वाले सरफेस का, वो क्या होगा 64 इंटू स्मॉल चार्ज, यही तो होगा फॉर्मूला। भाई छोटे चार्जेस को 64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है ना कि फिर वो टोटल चार्ज आ जाएगा, राइट। अब दोनों के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, V बिग इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। V स्मॉल, स्मॉल के लिए क्या यूज करेंगे K स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर। डन। ये अपने को 10 दिया हुआ है, सो इसकी वैल्यू कितनी दी है 10 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू कितनी है 64 स्मॉल Q, एंड R की वैल्यू कितनी आई बेटा, R की वैल्यू आई 4 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां से ये देखो, पहले बिग वाले का कैलकुलेट करना है, स्मॉल वाले का आपको दिया है के क्यू अपॉन आर की वैल्यू 10 दी है, तो यहाँ से के क्यू और आर निकालो साइड में, ठीक है, और उसकी वैल्यू को 10 पुट कर दो। तो 64 अपॉन 4 इंटू के क्यू बाय आर था यहाँ पे, ठीक। तो इसकी वैल्यू आप स्मॉल वाले से कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 10, ये हो जाएगा 16 इंटू 10। सो कितना आ गया आंसर 160 मिली वोल्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका इसका कितना है 160 मिली वोल्ट। बट ये बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है, आपको ऐसा मेथड नहीं करना है अपने पेपर में, आपको शॉर्टकट से करना है। तो मैं आपको बस एक फॉर्मूला देती हूँ। क्या फॉर्मूला, कि जो पोटेंशियल है बिग स्फेयर का वो होता है n की पावर 2/3 और पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फेयर। ये फॉर्मूला नोट कर लो अपनी फॉर्मूला शीट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये इस फॉर्मूला में 3 टर्म्स हैं, तो आपको 2 हमेशा गिवन होगी, आपसे तीसरी पूछेगा, ठीक है। या तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको स्मॉल का पोटेंशियल दिया तो आपसे बिग का पूछा हुआ है, हो सकता है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बिग का पोटेंशियल दिया हुआ है एंड स्मॉल का पूछा होगा, ठीक है। या फिर कभी कभी दोनों का पोटेंशियल दे सकता है और एन पूछ सकता है। तो बहुत ईजी है, बस अप्लाई करना है। सो वी बिग कितना होगा 64 दिया था हमें ये, टू द पावर 2/3, और स्मॉल का कितना था 10। 4 का क्यूब होता है ये, है ना, पावर 2/3 इंटू 10, 3 से 3 कैंसिल, हमेशा ऐसा ही नंबर देगा जिसका क्यूब रूट निकालना आसान होगा। सो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160 मिलीवोल्ट। बहुत इजी हो जाता है इस वाले फॉर्मूला से, है ना। 30 सेकेंड्स से भी कम लगेगा आपको ये आंसर निकालने में।
राइट और लॉन्ग मेथड से करोगे तो कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। सो ये फॉर्मूला याद कर लेना, बट इन केस अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो लॉन्ग मेथड तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7-6 की तरह है बिल्कुल, है ना, मैं आपको करवा देती हूँ। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हैविंग पोटेंशियल ऑफ 2.5 वोल्ट is obtained as a result of merging 125 droplets. The potential of a constituent droplet would be, अब इस क्वेश्चन में हमको जो टोटल मतलब जो बड़े वाला ड्रॉप होता है ना, बड़े वाला सरफेस, उसका पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है 2.5। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करना। जस्ट बिकॉज इसकी वैल्यू स्मॉल है, मतलब 2.5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटे वाले का है, राइट। ईच पूछा है आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट, मतलब स्मॉल वाले का आपसे पूछा है, एंड नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना दिया है आपको 125, ठीक है। वी बिग का कितना दिया है आपको 2.5 वोल्ट, एंड वी आपसे क्या पूछा है, स्मॉल का पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम वही वाला यूज करेंगे अभी मैंने आपको जो बताया, वी बिग इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल। ऑलराइट, पुट कर दो सारी वैल्यूज, आंसर बताओ मुझे। 2.5 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 2/3 into v small. So 2.5 is equal to 125 को किसका क्यूब लिखेंगे, 5 का, तो 5 क्यूब 2/3 into vs, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 is equal to 5 का स्क्वायर 25 into vs, ठीक है, डेसिमल हटाओ, तो ये कितना आ गया, vs विल बी 0.1, 1/10 है ना, तो 0.1 वोल्ट्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब दिखने में आपको डरावना लगेगा ये क्वेश्चन, बट सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड आपका आंसर आपके सामने। देन 1 मिनट से भी कम में ये क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स का ये क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो। अगर नहीं पता हो तो निकालते रहो, रेडियस रेडियस सब कुछ करो, रेशियो निकालो, तो जाके आंसर आएगा 3-4 मिनट में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 point charges each of charge q are placed on the vertices of a triangle ABC with AB AC 5L, BC is equal to 6L. The electrostatic potential at the midpoint of side BC will be, तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल है, ऑलराइट, ABC, आपको साइड्स कितनी दी है, AB और AC दी है 5L, ये भी कितना है 5L, एंड BC है आपका 6L, ठीक है। आपको चार्ज क्यू क्वेश्चन में दिया है कि ये वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ये जो साइड BC है ना, इसका मिड पॉइंट O पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका पोटेंशियल का वैल्यू। सो बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला तो K/Q/L होता है, L, वेरी गुड, L नहीं R, है ना। तो और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही है, मतलब इसका यूज ही है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें ज्यादा इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एल्जेब्रिक सम ले लो एंड पोटेंशियल का आंसर आ गया। सो तीनों पॉइंट्स, तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा ओ पॉइंट पे, वो क्या आएगा, V A की वजह से, V B की वजह से, एंड V ड्यू टू C, ठीक है। तो बस आपको ये डिस्टेंस निकालना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यहां से B और इसका डिस्टेंस तो पता है आपको 3L, हाफ हो जाएगा। C और O का भी डिस्टेंस पता है आपको 3L, हाफ हो जाएगा 6L, ठीक है। A और O का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज 5L, दिस इज 3L, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा 4L, ठीक है, लगा लेना। परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे जब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, VO इज इक्वल टू K, चार्ज Q है, A से डिस्टेंस कितना था 4L, प्लस K, चार्ज कितना है B पे Q और डिस्टेंस है 3L, प्लस K Q और C का भी डिस्टेंस है 3L। बट देखो ऑप्शन में कहीं पे भी K नहीं दिया, K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो क्वेश्चन में कहीं पे K नहीं दिया है ना, तो आपको K की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बट पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करोगे V0 इज इक्वल टू K को कॉमन ले लो या फिर पहले ये कितना आएगा KQ/4L प्लस 2KQ/3L,
कॉमन लो k को और q को, बचेगा अंदर 1/4 प्लस 2/3 और l बाहर आ जाएगा। एलसीएम लोगे इसका k q अपॉन l, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 प्लस 8, समझे बात? कितना आएगा ये k q अपॉन l इंटू 8 प्लस 3 11 अपॉन 12, k की वैल्यू पुट करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो q 11q अपॉन 4 नीचे आएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट l। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो जूम करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें हमें दो कंडक्टिंग या एक कंडक्टिंग वायर है, अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। The distance of separation between the two spheres is very large as compared to either of their radii. The ratio of the magnitude of the electric field at the surface of the two spheres is। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि दो स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया बस। अब इनके और ये इक्विलिब्रियम पे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो बताना है रेडियस के टर्म्स में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी दो स्फेयर इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल रख दो। ठीक है, ये दोनों स्फेयर्स इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, सो हम क्या बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ बिग स्फेयर, बड़े स्फेयर का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फेयर। पोटेंशियल की वैल्यू k q अपॉन r। सो फर्स्ट वाले की क्या दिक्कत है इसको, फर्स्ट वाले की पोटेंशियल की वैल्यू k q1 अपॉन r1, सेकेंड वाले की k q2 अपॉन r2। k से k कैंसिल करो, q1 अपॉन q2 कितना आएगा, r1 अपॉन r2। बट हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है। सो फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड k q1 अपॉन r1 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। सेकेंड की E2 k q2 अपॉन r2 स्क्वायर, k से k कैंसिल करो, E1 अपॉन E2 कितना आएगा, q1 ये r2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, r2 स्क्वायर अपॉन q2 r1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से q1 q2 की वैल्यू r1 बाय r2 पुट कर लो, यहां से q1 q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 अपॉन r2 इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, r2 से r2 कैंसिल, एक r1 से r1 कैंसिल, सो E1 अपॉन E2 विल बी r2 बाय r1। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आप यहाँ पे Q1 Q2 का रेशियो नहीं निकालते ना तो आप पता क्या लिख देते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो KQ बाय R स्क्वायर होती है, तो आप सिंपल रेडियस के स्क्वायर का रेशियो लिख देते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि हमें चार्ज का रेशियो भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड माइनस q लाई एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ले लो। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस पे ये 3 चार्जेस रखे हैं। फर्स्ट चार्ज है 2q, ठीक है, सेकेंड चार्ज है माइनस q एंड थर्ड चार्ज भी क्या है, माइनस q। अब यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ E एंड V एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी। हमको क्वेश्चन में ना वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस ये बताना है कि क्या सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या पोटेंशियल 0 है, या दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, या एक 0 है दूसरा 0 नहीं है। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सेंट्रॉइड यहाँ का ही होगा, राइट जी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस r मान लेते हैं हर पॉइंट से, ये तो सेम ही होगा डिस्टेंस चाहे जो भी होगा, हमें वैल्यू तो कैलकुलेट करनी नहीं है, ना ही हमारा r कहीं आएगा फॉर्मूला में, तो फिर कुछ भी लेट कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है सबसे पहले,
तो नेम कर दो A B C। इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से, क्योंकि B पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी B की वजह से, राइट। A नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड EA, एंड C भी नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन में जाएगी EC, राइट। तो अब यहाँ G पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड EB ऐसे जा रही है, EA ऐसे जा रही है एंड EC ऐसे जा रही है। तो जब आप इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट लोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, EAC इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो जो नेट फील्ड है वो किसी डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्वेश्चन में जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है। तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें जीरो दिखा रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, है ना, बचा A और C। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल तो बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारा, V इज इक्वल टू K चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो हमको कुछ भी कंपोनेंट रिजॉल्व करने की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। बस पोटेंशियल G पे तीन चार्जेस की वजह से आएगा, A प्लस B प्लस C, ठीक है। A पे चार्ज कितना रखा है, -Q, और A का डिस्टेंस G पॉइंट से कितना है, देखो सबका डिस्टेंस सेम है ना, R, क्योंकि वो सेंट्रॉइड है, प्लस B पे कितना चार्ज रखा था, 2Q अपॉन R, प्लस C पे कितना चार्ज रखा था, -Q अपॉन R, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -2Q बन जाएगा और ये उससे कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बट पोटेंशियल जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, ये रॉन्ग हो गया। डन। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, इसमें ये न्यू लजना की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू निकालने के लिए तो पूछा ही नहीं है ना आपसे, सिर्फ ये पूछा है कि जीरो है या नहीं है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज V is equal to -5x plus 3y plus √15z, then the magnitude of electric field is। सो इस क्वेश्चन में ना हमें सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए, किसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैसे रिलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली, जब भी आपको पोटेंशियल गिवन हो तो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, एंड जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी क्वेश्चन में दिया तो आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं जब पोटेंशियल दिया होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dv अपॉन dr, ठीक है। R का मतलब, R में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, x, y और z। तो अगर हमको Ex कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए Ex, तो हम क्या करते हैं, -dv अपॉन dx, ठीक है। मतलब जो भी पोटेंशियल हमें गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में जो भी पोटेंशियल गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x से कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। अगर y चाहिए Ey, तो क्या हो जाएगा, -dv अपॉन dy, ठीक है। एंड अगर Ez चाहिए तो कितना आएगा, -dv अपॉन dz। तो ये कंडीशन हमें तब यूज करनी है जब हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो VR इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू R E डॉट dr, मतलब तब हम उस केस में इंटीग्रेशन करते हैं। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट कर लो बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता है ना, तो सीधा डिफरेंशिएशन ही करते हैं। मैं लिख देती हूँ, v हमें गिवन है कितना, -5x प्लस 3y और क्या है आगे, प्लस √15z, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E विल बी -dv अपॉन dr,
है ना। तो ई एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियल को x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, d अपॉन डी एक्स पूरे के पूरे पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है। जो अगर आपको आता है तो आप एक स्टेप में ही कर लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन तो मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। पूरे पोटेंशियल की वैल्यू लिख दो 3y प्लस रूट 15z। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y के टर्म्स में और z के टर्म्स में तो x का डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, तो बचा -5x टर्म। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑलरेडी था -5, दिस इज ई एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली ई वाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ई एक्स था, डिफरेंशिएशन देख लेना एक बार, माइनस डी वी अपॉन डी वाई। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ माइनस डी अपॉन डी वाई, फिर से पूरे v की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, x का और y का यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, -5x प्लस 3y प्लस, क्योंकि आपको पेपर में तो एमसीक्यू आएगा ना, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, x और y के टर्म्स में 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये -3, माइनस साइन था और 3y का 3 हो जाएगा। अब Ez कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, Ez विल बी माइनस dv अपॉन dz, ठीक है। फिर से माइनस d अपॉन dz, v की वैल्यू लिखो, अब x और y का 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो Ez कितना आएगा, माइनस ऑलरेडी था साइन √15, ठीक है। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले इसका वेक्टर बनाओ। इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे, E वेक्टर कितना होगा, ई एक्स आई कैप ऐसे ही तो बनता है, प्लस ई वाई जेड कैप प्लस, वेरी गुड, जेड आएगा यहाँ पे, जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। ई वेक्टर की आपसे क्वेश्चन में वेक्टर भी पूछ सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बता दो, इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमें बस। सो दिस विल बी 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस √15 के कैप, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगा लो क्योंकि हमारे पास माइनस है, बट स्क्वायर से तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 प्लस 9 प्लस 15, तो ये बन जाएगा √49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 7। तो यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आपको ये दोनों फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। हो सकता है किसी फॉर्मूले में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और फिर आपको इंटीग्रेट करके क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, रिवाइज करो, आपने पढ़ा होगा, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल, मतलब कोई भी ऐसा एक प्लेन एक सरफेस है, ठीक है, उसके हर पॉइंट पे, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ, कितने भी पॉइंट्स ले लो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस की 2-3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को, अगर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है क्यू, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ रखने में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे जो वर्क डन होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखने के लिए, वो 0 होता है। क्यों होता है 0, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रखना है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज,
Q। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल सेम है ना, तो ये माइनस होके जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, इसीलिए Q को इधर ले जाओगे तो वर्क कितना आ जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है क्या कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्रॉस नहीं कर सकते इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो होती है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये तीन चार प्रॉपर्टी हैं, इसको लर्न कर लो आप। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, हमें बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, Q1 Q2 Q3, किसी की भी वैल्यू नहीं गिवन है, बस ये बताया कि बहुत सारे चार्जेस हैं, सच दैट द समीशन ऑफ चार्जेस इज नॉट जीरो, मतलब अगर हम उनका टोटल कर रहे हैं तो वो जीरो नहीं आ रहा, मतलब कुछ नंबर आ रहा है, ठीक है। देन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू दिस ग्रुप आर अप्रोक्सीमेटली, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमें निकालने हैं, मतलब उनका जो शेप है वो बताना है कि क्या आएगा इस ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, बट ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत लार्ज डिस्टेंस। अब मान लो कि कोई भी एक सिस्टम है एंड इसके अंदर ये सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस रखे हैं, बहुत सारे, तो जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हम इन चार्जेस को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। अब इनको प्लस करके कुछ वैल्यू हो जाएगी, एक Q वैल्यू आएगी, राइट, सबको प्लस करके। अब क्योंकि वो जीरो के इक्वल नहीं है तो कुछ फिक्स वैल्यू है ना। अब लार्ज डिस्टेंस पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें कैसा लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, राइट। एंड पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्फेरिकल सरफेस, ठीक। बस इसमें आपको यही देखना था कि यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस रखा है, लार्ज, बहुत दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा है, बट बहुत दूर से देखोगे तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लगेगा, है ना। तो बहुत दूर से अगर मैं ये चार्जेस का सिस्टम ऑब्जर्व करूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू है इन टोटल चार्ज की, बट स्टिल वो लार्ज डिस्टेंस से कैसा लगेगा, पॉइंट चार्ज ही लगेगा। तो पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन में नॉट लिखा है। तो अभी मैंने आपको पीछे दो तीन प्रॉपर्टीज बताई, सबसे पहली दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही है, हमें वो बताना है जो नहीं है, ठीक है, वो नहीं बताना जो है। तो ये आंसर गलत है, ये प्रॉपर्टी सही है बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नहीं वाला बताना है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, यस, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना, इसलिए उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। ओके, ऑप्शन नंबर सी, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये वाला आंसर सही है क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे करके, तो उसपे जो ये होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये होते हैं ऐसे प्लेन्स, ये हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इफ ये जो लाइंस बनाई हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही हैं, तो उस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो ये होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिए तो बताया ही था अभी कि पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं, तो दे कैन बी इमेजिनरी स्फेयर्स, हो सकते हैं स्फेयर्स अगर पॉइंट चार्ज का केस है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, हमें दो चार्जेस दिए हैं, यहाँ पे देखो, एक चार्ज है Q एंड दूसरा चार्ज भी Q है, दोनों पॉजिटिव साइन के हैं एंड इनको 2a डिस्टेंस पे रखा है। A third charge -2q is placed midway between them, एक इनके बीच में यहाँ पे -2q चार्ज रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a एंड ये डिस्टेंस भी a हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो देखो
पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि कितना वर्क डन किया हमने इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने के लिए, ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 चार्जेस के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। U इज इक्वल टू के फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, फर्स्ट और सेकेंड का डिस्टेंस, प्लस के सेकेंड चार्ज थर्ड चार्ज और सेकेंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, प्लस के फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज एंड उनके बीच का डिस्टेंस। बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं जितने भी चार्जेस दिए हैं, बट मेक श्योर दैट द कॉम्बिनेशन डज नॉट रिपीट, मतलब पेयर बनाने हैं बट वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। सो यू विल बी, के को कॉमन ले लो अभी, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ये इसको Q1 ले लो, दिस इज Q1, इसको Q2 ले लो आप और इसको Q3 ले लो। सो फर्स्ट चार्ज है Q, सेकेंड चार्ज है -2Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है A, प्लस सेकेंड चार्ज है, अच्छा K तो बाहर ले लिया, सेकेंड चार्ज इज -2Q, थर्ड चार्ज इज Q, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है A, ठीक है, प्लस फर्स्ट चार्ज Q, सेकेंड थर्ड चार्ज भी Q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 2 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो U विल बी, K की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q स्क्वायर अपॉन A -2Q स्क्वायर अपॉन A प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है। Q स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो और A भी कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ -2 बचेगा, -2 ये तो -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +1/2, ठीक, कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -7/2, ठीक है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, -7Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। तो ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए था, बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन सॉल्व, इसको अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लेना। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in a uniform electric field E vector. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that of unstable equilibrium will be, okay, हमारे पास एक डाइपोल गिवन है हमें एंड उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक। तो हमको क्या बताना है कि उस कितना काम हमने किया, कितना वर्क डन होगा पहले उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड वो फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। आगे के दो तीन क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे ही बेस्ड है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। देखो सबसे पहले P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क क्या है हमारा, W वर्क डन है, इसकी यूनिट जूल्स होगी। θ1 यहाँ पे पहला वाला क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन की, पहला जो एंगल है वो कितना है, और θ2 क्या है, बाद वाला फाइनल वाला, ये इनिशियल एंगल है ये फाइनल एंगल है। तो पहले इनिशियल में उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा है और फाइनल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा जो होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, एंड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टेबल की कंडीशन ये होती है, अनस्टेबल की कंडीशन होती है 180 डिग्री। आपको वर्क निकालना है, बस इस फॉर्मूला में दोनों इसको पुट कर दो थीटा को। सो PE cos फर्स्ट थीटा 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ठीक। PE cos 0 1 एंड cos 180 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 2PE। दिस इज द वर्क डन, ऑलराइट। तो आंसर कितना होगा 2PE। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और नोट कर लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17,
आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसका आंसर बताना आप मुझे, सेम फॉर्मूला यूज होगा, ऑलराइट, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बिल्कुल 16 क्वेश्चन जैसा है, ऑलराइट, जो हमने इसमें स्टेबल अनस्टेबल के लिए थीटा लिए थे, इसमें भी वही लेने हैं। देखो, बट इसमें आपको P और E की वैल्यू दे दी, तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट। अगर आपको वो आंसर याद है तो आप इसमें W इज इक्वल टू 2P आया था ना हमारा आंसर, वो भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप वर्क इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला इसको लगा दो। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर -9, तो P की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि पहले डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है ना, तो थीटा 1 क्या है हमारा 0 डिग्री, स्टेबल के लिए 0 डिग्री होता है। If the magnitude of the electric field is 3 into 10 to the power 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 3 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। What is the work done in rotating the dipole to a position of unstable equilibrium? तो अब उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाओ, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था, ये तो अभी हमने अभी करा है ना, इसीलिए मैं आपको उसके एग्जांपल से बता रही हूँ, नहीं तो आप ये यूज करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो जल्दी से W कैलकुलेट करो, 2 इंटू P की वैल्यू पुट करो 10 की पावर -9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा ये 24 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 2.4 पॉइंट में पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन तो याद रखनी है आपको। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी v acquired by an electron starting from rest and moving through a potential difference v is shown by, so which of the ग्राफ इज ट्रू। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन देखना है ना, जिससे काइनेटिक एनर्जी से मतलब बेसिकली वेलोसिटी और वोल्ट के बीच में रिलेशन देखना है। तो वो कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज का मैंने अभी आपको पीछे एक रिलेशन बताया है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, राइट। इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखेंगे चार्ज को, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी, राइट। अब यहां से मास कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी के, है ना। और ये ग्राफ किसका बनता है, पैराबोला का। सो आप ढूंढो इसमें से पैराबोला क्या है, पैराबोला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस इस क्वेश्चन में ये रिलेशन पता होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, क्योंकि ग्राफ वेलोसिटी और वोल्ट के बीच में। अब इसको लिंक करने के लिए भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना, राइट। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लो। डन, आगे चलते हैं। सो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, ऑलराइट। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बेसिकली अगर हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें हमें ना 3 या 4 या 2 चार्जेस को कहीं से उठा के कहीं पे प्लेस करना है, तो जितना वर्क डन होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर ये खाली स्पेस है, ऑलराइट, एंड मुझे एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से उठा के इस Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे रखने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर तो इसके एक दो फॉर्मूलाज हैं, ऑलराइट, 2 सिस्टम के लिए, 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए या फिर 3 के लिए पूछता है मैक्सिमम। ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना है तो 4 चार्जेस को अरेंज करने के लिए बोल देगा एंड वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। इससे ज्यादा नहीं जाता क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इसीलिए आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 चार्जेस तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। तो पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ। सो फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है
उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, लर्न कर लो इसको, इसकी डेरिवेशन भी है जो कॉन्सेप्चुअल वाले वीडियोस में मैंने कराई हुई है, अभी आप फॉर्मूलाज लर्न कर लो। देखो दो चार्जेस का सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले हमने एक चार्ज को उठा के इंफिनिटी से एक पॉइंट ए पे प्लेस किया, ऑलराइट, फिर दूसरे चार्ज को उठा के इंफिनिटी से यहाँ पे इससे आर डिस्टेंस दूर प्लेस किया, या R12 डिस्टेंस प्लेस किया बी पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच में जितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई, मतलब जितना वर्क हमें करना पड़ा ये पूरे सिस्टम को अरेंज करने के लिए, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये होता है 2 चार्जेस के लिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए क्या होता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। 3 के लिए आपको पेयर बनाने हैं, मतलब पहले 1 2 का पेयर बना लो, फिर 1 3 का पेयर बना लो, फिर 2 एंड 3 का पेयर बना लो। याद रखना ये पेयर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ऑलराइट। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। सबसे पहले K 1 एंड 2 का पेयर बना लो, R12 मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस फिर 1 एंड 3 का पेयर बना लो, सो K Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, उसके बाद एक पेयर बच गया K Q2 एंड Q3 अपॉन R23। ऑलराइट, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये पेयर्स बढ़ जाएंगे, बस इतना ही करना है आपको। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। सो क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, रीड करो क्वेश्चन एक बार। 3 charges are kept at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter। ये आपको फिगर दी है, 3 चार्ज रखे हुए हैं, पहला चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, दूसरा 2 माइक्रोकुलम, थर्ड चार्ज है 3 माइक्रोकुलम। इन तीनों चार्जेस को हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रख दिया, जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर, ऑलराइट। इफ दे आर ब्रॉट नियरर, अब क्या कर दिया, उनको चार्ज को यहां से उठा के क्या लाए, थोड़ा पास लेकर आए, कितने डिस्टेंस पास, सो दैट दे आर नाउ form an equilateral triangle of side 0.5 मीटर। अभी यहाँ पे ये जो चार्जेस थे ये 1 मीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, फिर हम इनको पास लेकर आए, तो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, एक साइड की लेंथ, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालने के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क यहाँ पे एनर्जी कौन सी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने ये फॉर्मूला निकाला। U फाइनल का मतलब क्या है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो चार्जेस 0.5 डिस्टेंस पे आ गए, एंड इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब वो चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे। तो सबसे पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। सो यू आई विल बी, अब 3 चार्जेस है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑलराइट। सबके लिए Q1 Q2 Q1 Q3 एंड Q2 Q3 डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे 1 मीटर, तो बहुत इजी हो जाएगा। इन K को कॉमन ले लो, सो यहाँ पे यू आई कितना होगा, K को कॉमन लेने पे, एंड R क्योंकि सेम है तो उसको भी कॉमन ले लो, 1 मीटर। तो अब क्या होगा, Q1 Q2, ठीक है, या तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, जो K Q1 Q2 था अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। अब UI इज इक्वल टू K कॉमन ले लो, ये तीनों डिस्टेंस 1 मीटर है इनिशियल के लिए, तो ये भी 1 आ जाएगा नीचे, ऑलराइट। अंदर क्या बचेगा, 1 एंड 2। Q1 अगर आप ले लो, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम, Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम एंड Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइक्रोकुलम आएगा, प्लस माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस 6 हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। Q2 एंड 3 को करोगे तो 6 आएगा, प्लस 1 एंड 3 को करोगे तो 3 आएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो UI इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10 की पावर 9
इनटू ये कितना हो गया 6 and 5 11 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करो, ui कितना हो जाएगा 9 इंटू 11 99 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। ठीक है, ये इनिशियल वाले की क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल वाले की कैलकुलेट करते हैं। सो फाइनल के लिए यूएफ फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5। तो जो ऊपर की चीज है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी, बट डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 6 + 3 जो आ रहा था इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम के लिए। सॉल्व करो, पुट करो 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू होती है इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 99 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको सॉल्व करोगे 5 से डिवाइड करोगे ना तो आपका आएगा 198 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। ऑलराइट, यहाँ से डेसिमल हटा लेना, यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा। 990 को 5 से डिवाइड करोगे तो 198 आएगा आपका, एंड 10 की पावर -3 ऑलरेडी था। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वर्क क्या है u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो 198 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस इनिशियल कितनी आई थी 99 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। ऑलराइट, माइनस कर दो, पावर सेम है तो 198 माइनस 99 कितना होता है 99 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। बट ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है 10 की पावर है ना, डेसिमल में लेके आए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 0.3 है ना, तो 099 जूल्स। अब इसको अप्रोक्स कितना लिख लिया 0.1 जूल्स। यहाँ पे क्योंकि 9 के टर्म्स में भी कोई आंसर नहीं है ना तो अप्रॉक्स ले लो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। नोट कर लेना इसे। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। सो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।